हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का राजन सीरीज करने वाले हैं, जो कि हम लोग जो है 18 प्रैक्टिस सेट नंबर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 19 नंबर जो है कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2016 से लेकर जो है 2023 तक के जो है प्रश्न शामिल किए गए हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपका सामाजिक अध्ययन है और इसमें जो है लघुत्तरीय प्रश्न जो है हम लोग कर रहे हैं। और अभी तक जो लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग जो है 18 प्रैक्टिस नंबर कर चुके हैं और 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 51 नंबर से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि विशाख दत्त के द्वारा लिखित 2 नाटकों का नाम लिखिए। विशाख दत्त ने जो 2 नाटक के बारे में जो है लिखना है। तो विशाख दत्त ने जो है मुद्रा राजन लिखा है और देवी चंद्र गुप्तम नामक 2 नाटक लिखे हैं। उसके बाद में 52 नंबर में दिया है कि राजपूत कालीन पूर्वी भारत के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए। राजपूत कालीन में पूर्वी भारत में जो मंदिरें हैं, 4 मंदिरों के नाम लिखना है, ठीक है? तो भारत के 4 मंदिर की बात करें तो लिंगराज मंदिर हो गया, जगन्नाथ मंदिर हो गया और सूर्य मंदिर हो गया। जैन मंदिर हो गया जो कि राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थित है। उसके बाद में 53 नंबर में दिया है कि भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप क्या होता है और भूकंप की तीव्रता नापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप जब आंतरिक शक्तियों के कारण जो है भूपटल की सतह जो है अचानक वाइब्रेट होने लगती है, कंपित होती है, तो उसे जो है भूकंप कहते हैं। भूकंप के नापने का यंत्र की अगर बात करें तो सिस्मोग्राफ जो होता है ये भूकंप मापी यंत्र होता है। अगर यहाँ पे मापन की इकाई जो है रिएक्टर स्केल होती है। जो भूकंप मापा जाता है ये रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। 54 नंबर में दिया है कि अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो फैक्ट्रियों तथा कारखानों से जो निकलने वाला व्यर्थ पदार्थ होता है इसी को अपशिष्ट कहते हैं। अतः उपभोग करने के पश्चात जो चीजें जो है शेष बचती है अपशिष्ट पदार्थ कही जाती है, ठीक है? उसके बाद में 55 नंबर में दिया है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था या संविधान सभा द्वारा जो है कब पारित किया गया था। तो संविधान के निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण में हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू हुआ था और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 56 नंबर में दिया है कि मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। तो मौलिक अधिकार किसी भी राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों को जो है प्रदान किए जाते हैं, ये सभी को पता है। यह सरकार की निरंकुशता पर जो है रोक लगाता है। 57 नंबर में दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत विशेषताएं बताइए। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसकी जो है आधारभूत विशेषताओं के बारे में बताना है। तो ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए रखने वाली अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दलों और सत्ता एवं प्रशासन से प्रभावित अर्थव्यवस्था। तो ये जो है आपके राजन सीरीज में ये 3 विशेषताएं इसी प्रकार से दिया हुआ है। उसके बाद में 58 नंबर में दिया है कि सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने क्या-क्या सुधार किए थे। सेना के संगठन में जो है अलाउद्दीन ने किस प्रकार से सुधार किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कई राज्यों पर जो है विजय प्राप्त किया था और उसकी विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को जाता है। अलाउद्दीन ने एक विशाल अस्थाई सेना का संगठन जो है किया था। उसकी सेना में जो है 4,75,000 सैनिक थे और उनके यहाँ सैनिकों को जो है नियुक्त उनकी घुड़सवारी शास्त्र शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर जो है की जाती थी। सैनिकों की हुलिया का जो है पूरा विवरण रखा जाता था कि शासन द्वारा सैनिकों को जो है नगद वेतन देने का जो है प्रणाली अपनाई गई थी और उसने एक विशाल सेना का जो है नेतृत्व किया था और घोड़ों को दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की थी। घोड़ों को दाग लगाने की व्यवस्था, ठीक है? उसके बाद में इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। जो घोड़ों को दागने की प्रथा चालू किया था ये इसी ने किया था। उसके बाद में यहाँ पे 59 नंबर में दिया है कि ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के विषय में क्या-क्या लिखा है। तो ह्वेनसांग ने जो है हर्षवर्धन के में शासनकाल में आया था, ठीक है? अब किस प्रकार से याद कर सकते हैं? हर्षवर्धन इस प्रकार से लिखा जाता है ना, यहाँ पे ट्रिक थोड़ा याद कर लीजिए। हर्षवर्धन जो है यहाँ पे हा लास्ट में है, स्टार्टिंग में है हा, तो हा से ह्वेनसांग इसमें भी जो है आता है।
यहाँ पे पूछ लेता है कि ये ह्वेनसांग जो है, ये किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये एक चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन काल में भारत आया था। तो ह्वेनसांग एक जो है चीनी यात्री था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के शासन में बहुत प्रभावित हुआ था। हर्ष के शासन से जो है ये बहुत प्रभावित हुआ था। उसके अनुसार हर्ष शासन उदार सिद्धांतों पर जो है आधारित था तथा शासन तंत्र जनहित की कामना से जो है संचालित होता था। राजा हर्ष के परिश्रम एवं दानशीलता की भी ह्वेनसांग ने बहुत प्रशंसा की है। उस समय राजा के समय का विभाजन अत्यंत सतर्कता के साथ जो है किया जाता था। उसका संपूर्ण समय धार्मिक कार्यों और शासन संबंधी मामलों में जो है विभक्त होता था। ह्वेनसांग के अनुसार अगर बात करें तो ये राजा का दिन 3 भागों में जो है विभक्त था। राजा के दिन का एक भाग की अगर बात करें तो शासन के मामले में जो है व्यतीत होता था और शेष 2 भाग जो है धार्मिक कृत्यों में व्यतीत होता था। धार्मिक कृत्यों में व्यतीत होता था। वह काम से जो है कभी थकने वाले ना थे और उनके लिए जो है दिन का समय बहुत कम था। अच्छे कार्यों में वह इतने संलग्न रहते थे कि वह सोना और खाना भी भूल जाते थे। ये ह्वेनसांग ने लिखा है, ठीक है? उसके बाद में है चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष के काल में प्रज्ञा बहुत सुखी एवं प्रज्ञा नहीं ये प्रजा है। हाँ, प्रजा बहुत सुखी एवं संपन्न थे तथा प्रजा से बेगार नहीं ली जाते थे। कर भी जनता पर जो है अधिक नहीं थे और भूकर भी उपज का 1/6 भाग होता था। हर्ष ने राजकीय आय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से राजकीय आय को 4 भागों में जो है बांटा था। पहला भाग था राजकीय कार्यों के लिए उपयोग के लिए और दूसरा जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए, तीसरा विद्वानों की सहायता हेतु जो है और चौथा जो है दान के लिए रहता था। ये जो है दान ये इलाहाबाद में साल में 1 बार आता था और वहाँ पे जो है दान करता था जो मेला लगता है, इस समय चल रहा है। उसके बाद में 60 नंबर में दिया है कि अशोक के धम्म के विषय में अपनी टिप्पणी लिखिए। तो अशोक के धम्म का स्वरूप जो है अशोक को महान सम्राट कहा जाता था। अशोक को जो है महान सम्राट कहा जाता था। अपने शिलालेख में अशोक कुछ प्रश्न इस तरह करता था कियम चुम धम्मे और अपने दूसरे तथा 7वें अभिलेख में उसने धम्म के तत्वों का उल्लेख किया है। यहाँ पे दिया है क्या उल्लेख किया है कि अपसिनवे बहुकयाने दया दाने सचे साचवे माधवे साधवे चा। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्प पाप अपासिनवे ये जो सबका अर्थ दिया है मतलब होता है अल्प पाप। अत्यधिक कल्याण बहुकयाने का मतलब होता है अत्यधिक कल्याण। दया दान सत्यवादिता मतलब सच्चे और पवित्रता मतलब साचवें और मृदुता जो यहाँ पे दिया है ये साध्वे यहाँ देख सकते हैं। ये साध्वे मतलब हो गया मृदुता एवं साधुना मतलब साध्वे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बस 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद में 61 नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि शैलों के प्रमुख प्रकार बताइए। शैल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो शैल का निर्माण जो है खनिजों से होता है। शैल एक चट्टान के रूप में जो है होती है और भूपर्पटी का ऊपरी भाग स्थल मंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊपरी 100 किलोमीटर मोटी परत स्थल मंडल कहलाती है। धरातल से जो है 16 किलोमीटर की गहराई तक 95% भूपर्पटी शैले की बनी होती है। जो भूपर्पटी होती है शैलों की बनी होती है। शैल का निर्माण एक अथवा एक से अधिक खनिजों के मेल से होता है। ये सभी पदार्थ जिनके भूपर्पटी का निर्माण हुआ है चाहे वह ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका हो, रोड़ी हो या मिट्टी की भांति जो है नरम हो या मुलायम हो, उसे जो है शैल कहे जाते हैं। अतः शैल कठोर और नम दोनों तरह के जो है हो सकते हैं। शैलों का वर्गीकरण धरती पर कई प्रकार की चट्टानों पाई जाती है परंतु उनकी मौलिक रचना के अनुसार जो है चट्टानों को 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है। फर्स्ट की बात करें तो ये अग्नि चट्टानें हो गई। 2 गर्म अग्नि चट्टानों के बारे में हम लोग जो है बहुत पहले जो है बात कर चुके हैं लघुत्तरीय प्रश्न में और इसमें भी लघुत्तरीय प्रश्न में। तो 2 गर्म द्रव्य के ठंडा होने से जो है बनी चट्टानें जो होती है अग्नि चट्टानें कहते हैं और अग्नि चट्टानें जो है लैटिन भाषा के
शब्द इग्निस, इग्निस से जो है लिया गया है, जिसका अपर्याय होता है आग। अतः ऐसी शैल या चट्टानें जिसके निर्माण में पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गर्म द्रव्य के ठंडा होने से हुआ है। ठीक है। रासायनिक संरचना के आधार पर अग्नेय चट्टानों की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। एक अम्लीय अग्नेय चट्टानें और दूसरा हो गया क्षारीय अग्नेय चट्टानें। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया अग्नेय चट्टानों के बारे में। अब हम देखते हैं कि अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। तो अवसादी चट्टानों को जो है परतदार चट्टानें भी कहा जाता है, और अवसादी चट्टानें वह होती हैं जो विखंडित ठोस पदार्थों के निक्षेपण से जो है बनी होती है, अथवा जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित होती है। यद्यपि अवसादी सेल भूपर्पटी के पूरे आयतन का 5% भाग ही है। ठीक है। तो भी पृथ्वी के स्थल मंडल के 75% हिस्से में यह घेरे हुए है। अगर कायांतिक चट्टानों की बात करें तो वह चट्टानें जो अन्य चट्टानों के रूप में जो है परिवर्तन द्वारा बनी होती है, उसको जो है कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो यहाँ पे 62 नंबर में पूछा गया कि भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं। ठीक है। क्या कारण होते हैं और भूकंप के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि भूकंप क्यों आते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कि इसके भूकंप से बचाव यानी भूकंप के समय जो है क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो भूकंप के कारण की अगर बात करें तो भूकंप जो है भूपटल के कंपन के कारण आता है, भूपटल के वाइब्रेशन के कारण आता है। ठीक है। जिस प्रकार किसी तालाब या नदी में पत्थर फेंकने पर पानी की लहरें जो है सभी दिशाओं में फैलने लगती है, उसी प्रकार पृथ्वी के भीतर की चट्टानें जब हिलती हैं तो भूपटल पर जो है कंपन पैदा होती है, जो चारों ओर फैलने लगते हैं, और इस प्रकार जो है चट्टानों के हिलने को ही भूकंप कहा जाता है। भूकंप का कंपन जो है केवल भूपटल भाग में ही सीमित रहता है, परंतु संपूर्ण क्षेत्र को जो है ये हिला देता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि भूकंप के बचाव यानी भूकंप आने पर जो है आप लोग किस प्रकार से सावधानियां कर सकते हैं और बचाव कर सकते हैं। तो भूकंप एक जो है तीव्रगामी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा होता है, और इसके आने पर जनधन की जो है बहुत हानि होती है। भूकंप आने पर अधिकांशतः लोग जो है भवन के मलबे के नीचे जो है दबकर मर जाते हैं, क्योंकि स्थानीय भवन मकान भूकंप विरोधी नहीं बनाए जाते हैं, और भूकंप से बचने के लिए जो है निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। अब कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए उसको हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में दिया है कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हो तो भूकंप के आने के समय स्कूल भवन से तत्काल बाहर भागकर खुले स्थान पर अथवा भवन से दूर खड़े हो जाएं, जिससे इमारत आप पर ना गिरे। ठीक है। अगर ग्रामीण क्षेत्र के आप लोग हैं तो घर से निकल के भूकंप आने के समय घर से निकल के जो है बाहरी क्षेत्रों में जो है मैदानों में खड़े हो सकते हैं। सेकंड में दिया है कि यदि आप नगर कस्बा क्षेत्र में हो तो किसी मेज तख्त या किसी अन्य ठोस वस्तु के नीचे जो है छिप जाए। ध्यान यह भी रखें कि खिड़की अलमारी अथवा भारी वजनी वस्तु या पंखे के नीचे या बगल में छिपना चाहिए। उसके बाद में दिया है कि यदि आपका मकान बहुमंजिला है तो भूकंप आने पर मकान से बाहर निकलकर सिर को जो है हाथ से तकिए से ढक लें। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे जो है शीघ्र लगा लें। ऐसे समय में लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। ठीक है। जब भूकंप आते समय, यदि भूकंप के समय आप खुले क्षेत्र में हैं तो तुरंत पेड़ बिजली के तार या खंभों के मकान से दूर जो है चले जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। तो उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर भूकंप से जो है बचाव किया जा सकता है। उसके बाद में 63 नंबर में दिया है कि शिक्षा के अधिकार से क्या आशय होता है। जो शिक्षा का अधिकार है उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये बताना है। तो शिक्षा जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है आवश्यक होता है, और शिक्षा प्रत्येक बच्चों का जो है ये अधिकार भी है। सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया है, और इस अधिकार को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो है अधिकार अधिनियम 2009 पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा कोई बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उससे जो है कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद में 64 नंबर में दिया है कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जो पी मोस्ट की मुख्य बातों का जो है वर्णन कीजिए। इस पे हमने विस्तार से जो है बिल्कुल एग्जामरत सीरीज में जो है बात की है। अगर आप लोगों को
बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पी मोस्ट कार्यक्रम जो है सेवारत अध्यापकों के अभिन्यास के लिए चलाया गया था, यानी जो अभी तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा जो है 1986 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल स्तुतियों से अवगत कराना तथा सन 1990 में पीमोस्ट कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर दिया गया था और इसमें ओबीबी के अंतर्गत, मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग पर बल दिया गया था। तो यहाँ पे जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब ये होता है कि स्कूल में जो आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जैसे चाक हो गया, डेस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, बेंच हो गया, तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो है आता है, ठीक है। अब इसकी रूपरेखा को जो है हम लोग निम्नलिखित प्रकार से जो है रखी गई थी। क्या-क्या रूपरेखा है कि इस कार्यक्रम में विद्यालय और कक्षाओं को जो है आकर्षण बनाने पर जो है जोर दिया जाएगा और बाल केंद्रित शिक्षा एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर जोर दिया गया है। उसके बाद में है इस कार्यक्रम में अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया है तो न्यूनतम मदों का जो है उल्लेख है। पीमोस्ट कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक एवं उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई है। उसके बाद में 65 सॉरी, यहाँ पे 65 नंबर में दिया है कि वनों से होने वाले लाभ, यानी जो वन से लाभ होते हैं उसको यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। तो वन जो है अनेक उद्योग चलाने हैं, तो जैसे कागज हो गया, दिया सलाई, साबुन, बूट पॉलिश आदि कच्चा माल जो है प्राप्त करने में सहायक होता है। उसके बाद में वन वायु को जो है शीतल, मिट्टी को जो है नम बनाता है, रखने में सहायता करता है। और वन वर्षा कराने में भी जो है सहायता करता है। वन बाढ़ को जो भी रोकने में सहायता करता है क्योंकि इसके भूमि का अपर्दन क्षरण नहीं होता है। उसके बाद में मैंग्रोव वन जो है समुद्र तटों को जो है स्थिर बनाए रखते हैं और उनकी जो है रक्षा करते हैं। मैंग्रोव वन सुनामी जैसे आपदाओं के प्रभाव को जो है कम करते हैं। उसके बाद में 66 नंबर में दिया है कि राजपूतों ने कौन कौन से प्रमुख मंदिरों का निर्माण कराया था, उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो राजपूतों ने जो है भारत में अपने शासनकाल में कई प्रसिद्ध मंदिरों का जो है निर्माण कराया था। जैसे हो गया राजपूत राजाओं को मंदिर बनवाने का जो है विशेष शौक था। इस युग में बने कुछ मंदिर भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर माने जाते हैं। जैसे भुवनेश्वर में जो लिंगराज का मंदिर है, खजुराहो का मंदिर हो गया, और उड़ीसा में जो है जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, और आबू तथा गिरनार के जैन मंदिर को जो है शिखरों से विभूषित करना एवं उनकी दीवारों पर मूर्तियां खोदकर इस काल की जो है प्रमुख विशेषता मानी जाती है, ठीक है। मूर्तियां दीवारों पर जो है मूर्तियां खोदना इस काल की प्रमुख विशेषता मानी जा सॉरी। यहाँ पे जो है एलोरा का कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम के रथ मंदिर और कांची के जो है पल्लव मंदिर, होयसाल वंश के जो है शासकों द्वारा निर्मित बेलूर के मंदिर तथा द्वार समुद्र का जो है चालुक्य मंदिर दक्षिण भारत के प्रमुख ये सभी मंदिर है। इससे स्पष्ट होता है कि राजपूत युग अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए जो है भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेंगे। उसके बाद में 67 नंबर में दिया है कि सल्तनत काल की 4 प्रमुख इमारतों के नाम लिखिए। सल्तनत काल की 4 प्रमुख इमारतों के जो है नाम लिखना है यहाँ पे। तो इसकी प्रमुख इमारतों की बात करें सल्तनत काल की तो हो गया कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये महरौली में स्थित है। और कुतुब मीनार हो गया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो गया, और नासिरुद्दीन का मकबरा और इल्तुतमिश का जो है मकबरा। ये सभी सल्तनत काल की जो है ये 4 प्रमुख इमारतें हैं। उसके बाद में 68 नंबर में दिया है कि राष्ट्रकूट कौन थे। जो राष्ट्रकूट है कूट है ये कौन थे, उनकी उपलब्धियों का जो है हमें वर्णन करना है। तो भारतवर्ष में चालुक्यों के पतन के पश्चात जो है 8वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रकूट नरेश दंत दुर्ग ने अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है स्थापित कर मालखेड़ या मान्यखेट को जो है अपनी राजधानी बनाया था। कृष्ण प्रथम, ध्रुवधारावर्ष, गोविंद द्वितीय और गोविंद तृतीय तथा अमोघ वर्ष प्रथम आदि इस वंश के जो है प्रमुख शासक।
उसके बाद में है तृतीय नंद तृतीय जो है इस वर्ग के इस वंश के जो है प्रमुख शासकों में से जो है एक महान शासक माने जाते हैं और जिसने विस्तृत साम्राज्य की जो है स्थापना की है। दक्षिण भारत में उसने गंगों, चोलों, पांड्यों तथा केरलियों को जो है बुरी तरह पराजित किया है। अपने पिता ध्रुव के समान उसने भी उत्तरी भारत पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की है। कृष्ण तृतीय इस वंश का जो है अंतिम महान शासक था। ये कृष्ण तृतीय जो है इस वंश का अंतिम महान शासक था। 973 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलव द्वितीय ने जो है राष्ट्रकूटों के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों तथा उनकी सफलताओं का जो है विवरण की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। दंत दुर्ग प्रथम, वह ब्राह्मण धर्म का जो है उपासक था तथा धर्म के प्रचार के लिए बहुत अधिक दान देता था। ऐसा विश्वास है कि दंतिदुर्ग की मृत्यु जो है 758 ईस्वी के लगभग हुई थी। कृष्ण प्रथम की बात करें तो दंती दुर्ग को जो है कृष्ण प्रथम के नाम से जाना जाता है और दंती दुर्ग जो है पुत्रहीन था। इसके पास जो है कोई पुत्र नहीं था। अतः उसकी मृत्यु के पश्चात उसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक बना। उसने कर्नाटक, कोंकण तथा हैदराबाद आदि का अपने प्रदेश में विलय कर लिया और एलोरा में एक विशाल कैलाश मंदिर का भी जो है निर्माण कराया। उसके बाद में है गोविंद तृतीय। कृष्ण प्रथम की जो है मृत्यु के बाद गोविंद तृतीय राजा बना और उसके बाद में ध्रुव। ध्रुव जो है राष्ट्रकूट वंश का एक पराक्रमी शासक था जिसने राष्ट्रकूट की शक्ति और कीर्ति में अभूतपूर्व वृद्धि की थी। गोविंद तृतीय की बात करें तो सम्राट ध्रुव ने अपने चारों पुत्रों स्तंभकर्क और गोविंद एवं इंद्र में से गोविंद को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अतः ध्रुव की जो है मृत्यु के उपरांत उसके बड़े पुत्र स्तंभ ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस युद्ध में गोविंद की जो है विजय हुई थी किंतु गोविंद ने अपने भाई को जो है क्षमा करके उसे गंगबाड़ी का शासक नियुक्त कर दिया था। उसके पश्चात जो है उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। उसका प्रतिहारों से भी जो है संघर्ष हुआ था जिसने उसकी मृत्यु हुई थी और इसी में जो है उसकी मृत्यु हुई थी। अब देखते हैं चक्रवात जो है किसे कहते हैं और इसके प्रमुख प्रभाव क्या क्या होते हैं और चक्रवात क्या होते हैं, इसके चारों प्रभाव का जो है वर्णन करना है। तो अस्थिर और परिवर्तनशील हवाओं के वायुमंडलीय भंवर जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब जो केंद्र होता है इसमें जो है निम्न वायुदाब रहता है और केंद्र के बाहर जो है उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाता है। साधारणतया चक्रवात जो है अंडाकार होता है और इसमें न्यून वायुदाब ठीक केंद्र के निकट होता है और केंद्र से बाहर की ओर सभी दिशाओं में वायुदाब जो है क्रमशः बढ़ता जाता है और हवाएं जो है बाहर से अंदर केंद्र की ओर जो है प्रवाहित होती है। फायरल का नियम एक होता है कि फायरल के नियम के अनुसार हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध से अपनी दाईं ओर दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की जो है सुई की विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये फेरल का नियम है, ये भी आप लोग याद रखे रहिएगा। हो सकता है पूछ ले स्पेशल करके कि फेरल का नियम क्या होता है। अब चक्रवात के प्रभाव की हम बात करें तो इसके जो है विशिष्ट प्रभाव देखे जाते हैं जैसे यातायात या संचार। चक्रवात में जो है तीव्र गति की हवाएं और मूसलाधार वर्षा के कारण जो है बिजली व टेलीफोन के खंभे गिर जाते हैं और यातायात जो है जिसके कारण अवरुद्ध हो जाता है तथा संचार प्रणाली जो है ठप हो जाती है। अतः चक्रवात का प्रभाव जो है यातायात और संचार पर जो है पड़ता है। उसके बाद में है जान और माल का नुकसान। चक्रवात के रास्ते में पड़ने वाली भौतिक और जैविक संपदा नष्ट हो जाती है, चाहे वह मानव हो, पशु हो, पक्षी हो या भवनों का ढांचा हो। अतः चक्रवात के प्रभाव के फलस्वरूप जान तथा माल का जो है नुकसान होता है। जल पौधों को जो है सर्वाधिक हानि ये किस प्रकार से हानि होता है कि जल पौधों को जो है विस्तृत समुद्र में तैर रहे होते हैं और उन्हें अत्यधिक हानि होती है तथा लंगर डाले खड़े जलपोत की भी जो है काफी क्षतिग्रस्त होती है और कभी कभी बंदरगाह भी चक्रवात के कारण जो है नष्ट हो जाते हैं। अतः चक्रवात के कारण जलपोतों को भी जो है हानि होती है। फसल किस प्रकार से प्रभावित होता है, चक्रवात से जो है खड़ी कृषि फसलों को अत्यधिक हानि होती है। केले और नारियल के बागों का जो है सर्वाधिक नुकसान होता है।
उसके बाद में यहाँ पे 5 नंबर में दिया है कि स्वास्थ्य पर जो है असर, कि चक्रवात मानव स्वास्थ्य हेतु जो है खतरा उत्पन्न करते हैं, जैसे वायरल और महामारी का प्रकोप हो जाता है और मलेरिया तथा पेचिश जैसे रोग जो है तेजी से बढ़ने लगते हैं। उसके बाद में सिकंदर के भारत पर जो है आक्रमण के क्या प्रभाव थे, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसको हम देखते हैं। तो सिकंदर के आक्रमण के भारत पर प्रभाव जो है, सिकंदर भी भारत में एक आक्रमणकारी के रूप में आया था और सिकंदर के आक्रमण का भारत पर जो है प्रभाव पड़ा। वास्तव में यह प्रभाव अनेक क्षेत्रों में प्रदर्शित दर्शित भी होता है। इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायक, इससे जो है इतिहास की तिथि का निर्धारण किया जाता है। सिकंदर के आक्रमण से तिथिवार इतिहास को जो है प्रस्तुत करने में प्राप्त हुई है। अगर सेकंड की बात करें तो राजनीतिक एकता का जो है प्रारंभ सिकंदर के आक्रमण के पश्चात तत्कालीन उत्तरी भारत के छोटे छोटे राज्यों का विलय पोरस और आम्भी के राज्यों में हो गया। अपेक्षाकृत राज्य विस्तृत एवं राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होने लगे और अतः इस आक्रमण के बाद ही राजनीतिक एकता का जो है प्रारंभ हो गया। यानी सिकंदर के आक्रमण के बाद जो है राजनीतिक एकता किस प्रकार से प्रारंभ हो गई ये भी देखने को मिला। यूनानी राज्यों की स्थापना, यानी सिकंदर के आक्रमण के बाद जो है पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि सीमावर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की जो है स्थापना हुई। दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान, यानी सिकंदर के आक्रमण के बाद ही भारतवासियों को जो है अपनी युद्ध विधि जिस विधि से जो है युद्ध करते थे का वास्तविक जो है ज्ञान हुआ और भारतीयों को जो है सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने से अपनी युद्ध विधि में जो दोष थे उसका अच्छी प्रकार से जो है ज्ञान हुआ, जिससे जो है उन्होंने भविष्य में दूर भी किए। जो गलतियाँ थी युद्ध विधि में उसको दूर किए ताकि भविष्य में अगर कभी भी आक्रमण हो तो किस प्रकार से हम लोग जीत सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्रैक्टिस नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल के वीडियो में हम लोग जो है 71 नंबर से करने वाले हैं और इस प्रकार से आप सभी लोगों का धीरे-धीरे ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के बारे में आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।